बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको इससे पहले पतझड़ से टूटी पत्तियां गद्य खंड का 7वां पाठ पढ़ाया। उसमें 2 प्रसंग दिए गए हैं, गिन्नी का सोना और झेन की देन। तो दोनों पर एक एक वीडियो अपलोड किया गया है, तो संभवतः आपने उसे देखा होगा कि गिन्नी का सोना जो रहता है और शुद्ध सोने में क्या अंतर है, दोनों के अंतर को कैसे लेखक ने समझाया है, उसको शुद्ध आदर्श और व्यवहारिकता के संदर्भ में वो सारी बातें। उसके बाद झेन की देन में जापान की जो परंपरा है उसके बारे में बताई गई, जो कि बौद्ध दर्शन को दिखाता है, जहाँ दिमाग उनका महीनों का काम कुछ दिनों में कर लेते हैं, जिसके कारण मानसिक रोगी हो जाते हैं। तो ये सारी बातें उसमें बताई गई। तो मैंने दोनों प्रसंग को आपको बताया है। अब बारी आती है कि मैं आपको प्रश्नों के उत्तर समझाऊं। तो प्रश्नों के उत्तर समझाने के लिए आज मैं आपके साथ हूं। तो सीधे आते हैं सीधे प्रश्न पर। आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए। हम एक एक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उसका उत्तर आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न मौखिक के अंश पे हम आते हैं। पहला प्रश्न है मौखिक का कि शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है। अब मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय ये बताया था कि शुद्ध सोना किसको कहते हैं और गिन्नी का सोना किसको कहते हैं, लेकिन प्रश्न है तो मैं आपको पुनः समझाऊंगी। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना इसलिए अलग होता है क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट वाला होता है। ये मैंने आपको जैसे ही पाठ शुरू किया था तुरंत बताया था कि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट। अब आप सोचेंगे कैरेट क्या है, कि ये सोने का मापदंड है। सोने का मापदंड है कैरेट शब्द, जो का हम बोल रहे माप तौल जिसको कहते हैं, नाप वजन, तो उसको बोला जाता है कैरेट। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, बहुत लचीला होता है, कमज़ोर होता है और उसमें उतनी चमक भी नहीं होती। शुद्ध तो होता है मगर उतनी चमक नहीं होती। जबकि गिन्नी का सोना क्या होता है, 22 कैरेट का होता है, मजबूत होता है और चमकदार होता है। वजह क्या है कि गिन्नी के सोने से आभूषण बनता है और इसको 24 कैरेट का करने के लिए इसमें 2 कैरेट के मात्रा के अनुसार इसमें तांबा मिलाया जाता है। तो दोनों के यहाँ प्रश्न में सिर्फ इतना ही पूछा है कि शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में अंतर क्या है, अलग क्यों है। तो यही बात यहाँ बताई गई है, जिसको मैंने आपको समझा दिया कि शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है और गिन्नी का सोना 22 कैरेट का होता है। शुद्ध में लचीलापन होता है, गिन्नी के सोने में मिलावट होती है इसलिए वो लचीलापन नहीं होता। शुद्ध सोने से बना हुआ आभूषण जो होता है टिकाऊ नहीं होगा, टूट जाएगा, और गिन्नी के सोने से बना हुआ आभूषण जो होता है वो टिकाऊ भी होता है और चमकदार भी होता है। तो यही दोनों इसी प्रकार दोनों अलग हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं। अब मैंने आपको गांधी जी के उदाहरण के साथ समझाया था, पुनः समझा दे रही हूँ। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वो होते हैं जो आदर्शों का प्रयोग अपने व्यवहार में करते हैं तथा आदर्शों और व्यवहारिकता के मेल से अपने व्यवहार को समाज में चलाते हैं। इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। यहाँ सिर्फ ये पूछा गया कि किसे कहते हैं, तो मैंने वो आपको समझा दिया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे के प्रश्नों को आपको समझाती हूँ। तीसरा प्रश्न है कि पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है। तो पाठ के संदर्भ में जो शुद्ध आदर्श है वो है हमारे सत्य, जिन सत्यों का हम प्रयोग करते हैं, हमारे मूल्य जिनके माध्यम से हम समाज में चलते हैं, और हमारे सिद्धांत जिन पर हम अडिग रहकर अपने कार्यों को करते हैं, उसमें हम कोई समझौता नहीं करते। तो इसी को हम कहते हैं शुद्ध आदर्श। आपसे पूछा जा सकता है, आपको बहुत बार पाठ पढ़ते समय
ये संशय भी आ सकता है, कन्फ्यूज़न भी हो सकता है कि आदर्श आखिर है क्या। तो जो हमारे सत्य हैं, हमारे मूल्य हैं, हमारे सिद्धांत हैं, जिसके आधार पर समाज खड़ा होता है, तैयार होता है, उसी को आदर्श कहते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया, शुद्ध आदर्श क्या है। अब मैं दूसरे हिस्से पे आती हूँ, क्योंकि ये पाठ जो है 2 प्रसंगों को लेकर साथ साथ चल रहा है, तो दोनों के प्रश्न को भी उसी क्रम में दिया है। पहले प्रसंग से 3 प्रश्न पूछा और दूसरे प्रसंग झेन की देन से भी 3 प्रश्न हैं, जिसको क्रमवार तरीके से 1 से 6 माना गया है। तो चौथे के आगे आपका दूसरा प्रसंग जो है वो शुरू हो गया है। तो चौथा प्रश्न है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है। अब इसका उत्तर सुनिए, इसमें उत्तर में क्या लिखा जाएगा। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात कहा है। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए, सुना देते हैं। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है, मतलब वो क्यों कहता है कि जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगा हुआ है। कहा था ना कि इनके दिमाग में स्पीड का इंजन लगा रहता है, इसीलिए तो ये महीनों का काम जो है 1 दिन में करते हैं। तो वही पूछा गया है, क्यों कहा है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हम आपको बताते हैं, सुन लीजिए। लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है क्योंकि जापानी जो हैं अपने काम को अत्यंत तीव्र गति से, तेज गति से करते हैं। वे महीने भर का काम 1 दिन में निपटा देना चाहते हैं। उत्तर तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन हम आपको समझा दें, उसी की वजह से है। जब लेखक ने पूछा कि आपके यहाँ बीमारियाँ कौन सी ज़्यादा होती हैं, उन्होंने कहा मनोरुग्ण, लेकिन इसको आपको लिखना नहीं है, इसमें मैंने आपको समझाने के हेतु बता दिया। तो यहाँ पर स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही थी क्योंकि वे अपना महीनों का काम 1 दिन में ख़त्म कर देना चाहते हैं। इतनी तीव्र गति से अपने कार्य को करते हैं, इसीलिए लेखक को लगा कि जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगा है। 5वां प्रश्न है, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं। तो आपको याद ही होगा, विधि को चा नो यूँ कहते हैं, चा नो यूँ कहते हैं। लेकिन उस विधि को कहाँ पर माना जाता है, टी सेरेमनी के अंतर्गत। तो आप दोनों को दिखाइए कि जापान में जो चाय पीने की सेरेमनी होती है उसको कहते हैं टी सेरेमनी, और उस विधि को कहते हैं चा नो यू, जिसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की बात क्या होती है कि वहाँ बहुत शांति का वातावरण होता है। सारी प्रक्रिया आपके सामने की जाती है। एक पर्णकुटी में बैठ के 3 से ज़्यादा लोग नहीं बैठते। तो ये सारी चीज़ आपको जाननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपसे विधि को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो चाय पीने की इस विधि को टी सेरेमनी के अंतर्गत चा नो यू कहते हैं, जो मैंने पाठ पढ़ाते समय आपको समझाया था। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है। अभी मैंने 5वें प्रश्न के उत्तर में यद्यप उसको बताया है आपको, लेकिन पुनः बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ ऐसी शांति होती है कि पानी के उबलने तक की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और जो चाजीन होता है चाय बनाने वाला, सारी प्रक्रियाओं को बड़े ही सुंदर ढंग से, गरिमापूर्ण ढंग से आपके सामने करता है। पाठ में दिखाया गया है ना कि वो बगल के कमरे से बर्तन लाता है, उसे तौलिए से अच्छे से पोंछता है, जब और पानी के उबलने की आवाज़ सुनाई पड़ती। इतनी शांति है वहाँ कि पानी के उबलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और इस तरीके से चाय को प्याले में डालता है। चाय प्याले में 2 घूंट होती है, जिसमें सिर्फ 1.5 घंटे तक लोग उसको चुस्की लेते हैं। तो ये सारी विशेषता है उस चीज़ की, उस स्थान। लेकिन यहाँ पूछा गया उस स्थान की विशेषता। तो स्थान की विशेषता है कि शांति का वातावरण होना चाहिए, 3 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, और चाय आपके सामने ही, चाजीन जो रहेगा वो आपके सामने ही चाय बनाएगा। तो बहुत गरिमापूर्ण ढंग से
सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। ये उस जगह की विशेषता है। अब हम मौखिक प्रश्नों को छोड़कर बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की तरफ में। लिखित प्रश्नों में क का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क का जो पहला प्रश्न है वो गिन्नी के सोना जो प्रसंग है उसमें से दिया गया है। प्रश्न है, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। तो इसका उत्तर सुनिए ध्यान से कि शुद्ध आदर्श पूरी तरह शुद्ध होता है, उसमें कोई समझौता नहीं किया जाता। यही स्थिति शुद्ध सोने की होती है, जिसमें कोई अन्य धातु की मिलावट नहीं होती। गिन्नी के सोने की तरह शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और व्यवहारिकता के नाम पर आदर्शों से समझौता किया जाता है, इसलिए इसकी जो तुलना है तांबे से की गई है। तो शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की गई है। क्यों पूछा है, तो आप यही बताएंगे कि शुद्ध सोने में कोई मिलावट नहीं होती धातुओं की, जबकि व्यवहारिकता के नाम पर हम उसमें आदर्श मिलाते हैं। यदि हम बिल्कुल व्यवहारिक हो जाएंगे तो संभवतः समाज हमें भी जीने नहीं देगा, इसलिए हम अपने व्यवहार में कुछ आदर्श मिलाते हैं, तो तभी हम समाज में अच्छे तरह से चलने लायक होते हैं। उस गिन्नी के सोने की तरह, जिसमें चमक भी है, मजबूती भी है, टिकाऊपन भी है, सुंदरता भी है। तो व्यवहार भी तभी सुंदर लगेगा जब उसमें आदर्श हो, समाज में टिकाऊ हो। तो इसी तरीके से उन्होंने समझाया कि दोनों में यही तुलना की गई है। व्यवहारिकता की तुलना हम तांबे से करते हैं और शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से करते हैं। अब हम दूसरे प्रसंग के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। झेन की देन से ये प्रश्न है जो दूसरे हिस्से पर दूसरा लिखा हुआ है। चाजीन ने कौन सी प्रक्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की। ये झेन की देन से प्रश्न है। कौन कौन सी, वो मैंने कई सारे प्रश्न ऊपर जो अभी समझाए हैं उसमें आपको समझाया है, लेकिन चूंकि प्रश्न आता है तो हम बार बार सोचते हैं उसे पुनः समझा दें ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो चाजीन ने कौन सी प्रक्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की, तो देखिए कौन कौन सी की थी, कैसे कैसे आपको हम याद दिला दें कि चाजीन जो रहता है सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही लेखक अपने मित्र के साथ उस पर्णकुटी में प्रवेश करता है वो झुककर उनका स्वागत करता है, प्रणाम के तरीके से उनका स्वागत करता है, बैठने की जगह दिखाता है उनका स्वागत करते हुए, और बिना खटपट की आवाज़ किए हुए बड़े आदमी उनके हाथ धुलाता है। बाहर रखे हुए एक बेढब से बर्तन से पानी निकाल के हाथ धुलाना, फिर प्रणाम करके उन्हें बैठाना, जगह देना, फिर बिना आवाज़ किए हुए अंगीठी जलाना और उस पर लाकर चाय का बर्तन रखना। जब चाय का पानी उबाल लेने लगता है तो बगल के कमरे से बाकी सारे बर्तन ले आके तौलिए से उसे साफ़ करना, और जब चाय तैयार हो जाए तो कपों में निकालना, बहुत सुंदर ढंग से, गरिमापूर्ण ढंग से कहना चाहिए, निकालना और हमारे अपने मेहमानों के सामने उसे परोसना, देना। तो ये सारी प्रक्रियाएं बड़े ही गरिमापूर्ण ढंग से चाजीन ने की थी, जिसको कि आपको यहाँ पॉइंट करके 1 2 3 4 करके लिखिएगा तो आपको याद भी अच्छे से होगा और मतलब आपको उत्तर आसानी से कम शब्दों में बन जाएगा। अगर विस्तार से पूछा गया प्रश्न हो तो आप उसको पूरा पैराग्राफ में लिखिएगा, और अगर संक्षिप्त प्रश्नों में आए तो आप इसको पॉइंट में करके लिख सकते हैं। हालांकि सीबीएसई पॉइंट में लिखे उत्तरों को भी बिल्कुल सही मानती है। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों। तो पहले ही मैंने अभी बताया है, फिर बता देते हैं कि टी सेरेमनी एक साथ 3 आदमी जो रहते हैं, 3 व्यक्तियों का प्रवेश वहाँ होता है,
और वहाँ की खासियत क्या होती है कि वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत होता है, शोर शराबा नहीं होता, वहाँ पर कोई बीच में खलल करने वाला नहीं होता है। चाय पीने वाले बिल्कुल अद्भुत तरीके से, अद्भुत तौर तरीके से, अद्भुत शांति के साथ, सुकून के साथ, थोड़ी सी चाय प्याले में होती है, 2 घूंट, और उसको 1.5 घंटे तक चुस्कियाँ ले लेकर धीरे धीरे पीते हैं, असीम शांति का अनुभव करते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न समाप्त होता है, मैं बढ़ती हूँ चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न यानी चाय पीने के बाद लेखक को कैसा लगा। तो चौथा प्रश्न है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया। तो चाय पीने के बाद लेखक की जो अनुभूति है उसे यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो लेखक की अनुभूति क्या थी, उसे लगा कि जैसे उसका दिमाग जो है बिल्कुल शांत पड़ गया है, शांति उसके दिमाग पे चल रही है, और उसका दिमाग बिल्कुल चलना बंद कर दिया है, धीरे धीरे उसका बंद हो गया है, और बंद होने के कारण उससे चारों ओर के सन्नाटे जो हैं वो भी सुनाई पड़ रहे हैं। भूतकाल और भविष्यकाल को भूलकर वो वर्तमान में जीने लगा। उसे लगा कि ये वर्तमान का जो सन्नाटा है वो अनंत काल तक चला गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें चाय पीने के बाद लेखक को ये सारी चीज़ की अनुभूति हुई। आपको इसी को विस्तार में देना है। अब मैं बढ़ती हूँ लिखित के ख प्रश्नों की तरफ। क प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं बहुत विस्तृत नहीं होते हैं, 3-4 लाइनों तक। बहुत अगर बताने की आवश्यकता हुई तो 4 लाइन बहुत है, नहीं तो 5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें 25 से 30 शब्द लिखा होता है। और आपके सामने लिखा है, देखिए, 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो 25 से 30 शब्द का मतलब 4 लाइन में आपने उत्तर दिया, तो आपकी शब्द संख्या बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ती हूँ 50 से 60 शब्दों वाले उत्तरों की तरफ, जो ख के नाम से है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो अब इस प्रश्न, इसको थोड़ा विस्तार में दिया जाता है, मैं आपको समझाऊंगी, आप उसको विस्तार दीजिएगा। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह क्या है, ध्यान से सुनिए। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। मैंने जब पाठ की व्याख्या आपको बताई थी तो मैंने आपको उदाहरण देके ही समझाया था, लेकिन प्रश्न है तो उसे तो हम समझाते ही हैं। आप पुनः सुनिए उसको, कि गांधी जी अत्यंत कुशल और लोकप्रिय नेता माने जाते थे, और उनमें नेतृत्व की बहुत क्षमता थी, जिसके कारण हजारों हजारों लोग उनके पीछे चलते थे। मैंने उस समय कहा था व्याख्या में कि चल पड़े जिधर 2 डग। ये कविता है, छोटे क्लास में, किसी क्लास में 8th में थी संभवतः। तो उस कविता में यही दिखाया गया कि उनके 2 पांव जिधर पड़ते थे हजारों हजारों लोग उधर चले जाते थे। उसी पे आधारित ये प्रश्न भी है कि नेतृत्व की अद्भुत क्षमता कैसे थी, पाठ के आधार पे बताइए। तो उनके अंदर नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, हजारों लाखों लोग उसके पीछे उनका अनुसरण करके उनके पीछे पीछे चलते थे। उन्होंने व्यवहारिकता के नाम पर कभी आदर्शों से समझौता नहीं किया था। उनका हमेशा से ये प्रयास था कि मानव जो है वह व्यवहार में आदर्श को मिला के चले, व्यवहारिकता को में ही आदर्श मिलाए, न कि आदर्श में व्यवहार। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर थी। वे आदर्शों का पालन करने में आगे रहे, ऐसा नहीं है कि वे आदर्शों का पालन नहीं करते थे। वे सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। उन्हें देखकर उनकी शरण में आने वाले अन्य लोग भी ऐसा करते थे। ये आपको गांधी जी के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। तो उनके जो नेतृत्व की क्षमता थी वो अद्भुत थी। उनके अनुयायी उनके साथ जुड़े रहते थे और उनके आदर्शों को अपनाते थे। तो यहाँ पर यही पूछा है कि इस बात के उदाहरण देके पुष्टि कीजिए, यानी कि आप गांधी के नेतृत्व की बात इसमें समेटिए कि उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी।
कैसे वो अपने आदर्शों पर टिके रहते थे, क्योंकि उन्होंने सत्य और अहिंसा का पालन किया था। तो ये तो आदर्श ही है, सत्य और अहिंसा का पालन आदर्श है। और चूंकि उसे समाज में चलाना है तो उसमें अंश जो है व्यवहारिकता का कुछ अंश जोड़े रहना पड़ता है, लेकिन वास्तव में ये अपने आदर्शों को समाज में टिकने दिए थे। अब मैं बढ़ती हूँ दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न सुनिए, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? शाश्वत शब्द का मतलब होता है टिकाऊ, हमेशा बना रहने वाला, चिर स्थायी, कुछ भी कहिए, चिर स्थायी कहिए, टिकाऊ कहिए, हमेशा बना रहने वाला ये कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन शाश्वत उसी को कहते हैं। तो प्रश्न है, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि आज के दौर में वो कितने सही साबित होते हैं, आज के दौर में वो कितने सही खरे उतरते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसमें क्या लिखेंगे पहले वो सुन लीजिए। तो आपके विचार से ऐसे कौन से मूल्य हैं, तो आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो आप हमेशा बोलेंगे कि मेरे विचार से। तो आप ऐसे ही शुरू करिएगा कि मेरे विचार से समाज में सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग, करुणा, समानता, सच्चाई, उपकार, ये सारे जितने भी शब्द हैं ये सारे एक शाश्वत मूल हैं, सदैव सदैव बने रहते हैं समाज में। पौराणिक कथाओं को उठा के पढ़ लीजिए, पुरातन समय से आप विचार कर लीजिए, ये हमेशा आपको हर धर्म में, हर ग्रंथ में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हर ग्रंथ में, हर धर्म में मिलता है। अहिंसा, परोपकार, समानता, करुणा, त्याग, तो ये सारे जो हैं मूल्य शाश्वत मूल्य हैं। वर्तमान समय में आजकल ये सारी चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। लोगों में क्या होता है, स्वार्थपरता की भावना देखने को मिल गई है। वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता आपको लिखनी है तो आप लिखेंगे, आज के दौर में ये सारे मूल्य सिर्फ नाम मात्र को शेष बचे हैं। आज वर्तमान समय में लोग स्वार्थपरता पर आधारित हो गए हैं, विचारों में तालमेल नहीं बैठता, आपस में ऊंच नीच की भावना घर कर गई है, समता, समरसता, एकता, ये सारे भाव जो है वो बिल्कुल खो गए हैं। हम आज किसी भी तरीके से पूर्णतः सत्य पर टिक के नहीं रह पाते। असत्य का, अहिंसा की जगह हिंसा का जो भाव है वो दिखाई देने लगा। हम एक दूसरे में मारपीट करते हैं, मार काट की भावना आ गई है, त्याग बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हम दूसरों के लिए त्याग करना भूल चुके हैं। आज छीना झपटी, चोर चपाटी, ये सारी चीज़ें, बोलचाल बिल्कुल बंद हो जाती है, लड़ाई झगड़े का माहौल होता है। तो ये सारी चीज़ों ने अपना स्थान समाज में बना लिया है। तो जो हमारे शाश्वत मूल थे वो बिल्कुल लुप्त होते जा रहे हैं या फिर नाम मात्र को बचे हैं, और उनकी जगह आज इन चीज़ों की प्रासंगिकता हो गई है, ये बढ़कर आगे आ गए हैं, सिर्फ नाम मात्र को शेष बचा है। तो समाज में ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल खो सी गई हैं, बिल्कुल नहीं दिखती हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे पर हावी होना चाहता है, वो चाहता है कि हम समाज में सर्वोपरि हों। तो ये सारी चीज़ें जो मूल्य थे पहले के, वो सिर्फ अब पुस्तकों और किताबों में मिलते हैं, शाश्वत बने रहते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं के भरोसे चलें। तो ऐसी सारी चीज़ों जो हैं आजकल, प्रासंगिकता तो है, होना तो चाहिए, पर ये सारी चीज़ें आदर्श समाज के निर्माण में सत्य, अहिंसा, त्याग, परोपकार, विश्व बंधुत्व की जो ये भावना है अत्यंत आवश्यक तो है। ऐसे में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ जाएगी, परंतु आज के दौर में ये देखने को कम मिलती है। अब मैं बढ़ती हूँ तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरे प्रश्न को आपको समझा दूं कि अपने जीवन की
किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब आप, क्या टॉपिक दिया पहला, शुद्ध आदर्श से आपको हानि या लाभ जो भी हुआ हो उसको लिखिए। तो आप इसमें कोई अपने जीवन की कोई घटना लिखिए कि जब कभी आपने बिल्कुल शुद्ध आदर्श को अपनाने की कोशिश की, जैसे आपने बिल्कुल सत्य बोलने का प्रण कर लिया और उस सत्य के कारण आपने सोच लिया कि मुझे बिल्कुल सत्य बोलना है, चाहे मैंने कितना भी बड़ा गलत काम किया हो। और अगर आपने उस सत्य को बोला तो आपको सत्य बोलने से, आप बच्चे हैं तो आपके लिए तो ये आए दिन की बात है। कभी भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई स्थिति लगी तो आपको लगना चाहिए कि हम झूठ बोलें कि सत्य, और किसी दिन आपके मन में आए कि नहीं, मैं 100% सत्य बोलूँगा। और उस सत्य को बोलने के बाद आपने क्या अनुभव किया, आपको क्या लगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ा या लोगों ने आपको मारा पीटा या लोगों ने आप पर विश्वास नहीं किया, यही हानि लाभ आपको लिखनी है। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट किया है, खाली संकेत दिया है कि ये क्या मतलब है इस प्रश्न का, कि शुद्ध आदर्श जो है, जब आपने कभी इस पे जीवन चलाने की कोशिश की तो आपको कैसी अनुभूति हुई। इस तरह के प्रश्न भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनको हॉट्स या मूल्य परक प्रश्न कहते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा ये सिर्फ कहानी लिखने के लिए प्रश्न है, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और उस समय आपको सोच के लिखना पड़ेगा। तो आप इसको बताइए किसी घटना के माध्यम से कि आपने कभी इतना सत्य बोला, उस सत्य के बदले में आपको क्या मिला, लाभ मिला कि हानि मिली, लाभ मिला तो क्या मिला और हानि मिली तो क्या मिली। इसको जोड़ के आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं या शुद्ध आदर्श किसको कहते हैं, तब आपको वो भी समझ में आ जाएगा। और इसका दूसरा हिस्सा है, शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो। अब देखिए उसी अंश का सेकंड पार्ट जो है, दूसरा भाग जो है, उसको जोड़ के आपसे सवाल कर रहा है प्रश्न के माध्यम से कि शुद्ध आदर्श में अगर आपने कभी व्यवहारिकता जोड़ ली हो तो आपने कैसा अनुभव किया समाज में। तो आप इसको किसी घटना से जोड़ के बताइए कि हम सब लोग जैसे कहते हैं कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कभी आपने उस चीज़ को अनुभव किया हो, कभी आपने किसी छोटे बच्चे को सिखाया हो, अपने छोटे भाई बहनों को सिखाया हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इस कारण से आपको जो आपके भाव को सुनकर उससे आकर्षित होकर उसे छोड़ देता है या नहीं बोलता या कम कर देता है, तो सारी अनुभूतियों को उसमें जोड़िए, कैसा अनुभव होता है। और आपको कभी ऐसा लगे कि यदि हमने झूठ न बोलने की कसम खा ली है तो उसके चलते हमें क्या परेशानी आ रही है, क्या नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ दीजिए। तो व्यवहारिकता का मेल करके आप उस चीज़ को बताने की कोशिश करिए किसी घटना के माध्यम से, किसी समय की जो बात आपके मन में कभी हो, आप उसको जोड़ के इसके साथ लिखिएगा तो आपको ये बिल्कुल सही तरह से आदर्श और व्यवहारिकता समझ में भी आएगी और आप उस प्रश्न के उत्तर अपने शब्दों में दे भी सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्न जो हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ये दोनों प्रश्न आपको किसी घटना से जोड़ के इसका उत्तर देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें लिखी जाएंगी। अब मैं इसके अगले प्रश्न पर आती हूँ। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है। तो इसका उत्तर सुनिए ध्यान से, इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो गांधी जी तो सच्चे आदर्शवादी थे, वे अपने आदर्शों को कभी गिरने नहीं देते थे और न उनसे समझौता करते थे। अर्थात कहने का क्या मतलब कि वे तांबे में सोना मिलाते थे। वे अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के नाम पर गिराते नहीं थे। दूसरे लोग क्या करते हैं कि व्यवहारिकता के नाम पर अपने आदर्शों से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि समाज में उन्हें ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो वे
समझौता कर लेते हैं। ऐसा करके वे सोने में तांबा मिलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर ऐसा हम करते हैं कि व्यवहारिकता के नाम पर हम आदर्शों से समझौता कर लें, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम सोने में तांबा मिलाते हैं। इसके विपरीत गांधी जी तांबे में सोना मिलाते थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं इस प्रश्न के उत्तर में। तो आपको इसी को स्पष्ट करना है इस प्रश्न के उत्तर में। इतनी बातें संभवतः आपको समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इतनी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। एक प्रश्न इस अंश में और बच रहा है जो मैं आपको पढ़ के समझा दूँ और फिर आप उसको समझिएगा। प्रश्न है, गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। अब देखिए, आपको तो पाठ में से ये पुस्तक में से ये जो पाठ है उसको हटा दिया गया सीबीएसई बोर्ड ने, आपके पाठ्यक्रम में रखा ही नहीं है। तो ये पाठ जब आपको रखा ही नहीं गया तो आप इस अंश को तो लिख ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बल्कि आप इसके आगे के अंश को देखिए। इस पाठ में अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता, इनमें से जीवन में किसका महत्व है। ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, क्योंकि मैंने करीब करीब ऊपर के सभी प्रश्नों में ये चीज़ें बताई हैं। तो आप इसको सोचिए कि आपके जीवन में किसका ज़्यादा महत्व है, तब आपको पूरा पाठ भी समझ में आ जाएगा, प्रश्न का उत्तर लिखना भी समझ में आ जाएगा। तो अभी इसके और भी प्रश्न शेष बचे हैं, तो मैं आगे के प्रश्नों को लेकर, जो आपके झेन की देन पाठ का जो प्रश्न है वो लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ।